नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित प्रजापति एक और नई व मज़ेदार वीडियो के साथ केआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का हमारी रियल लाइफ में क्या यूज़ होता है। साथ के साथ मैं आपको कंप्लीट बेसिक बताऊंगा और उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है जो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है उसे आसान से आसान तरीके से ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कंप्लीट कराऊंगा और साथ के साथ उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की सभी एक्सरसाइज व एग्जाम्पल को कंप्लीट करेंगे तो हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ है। दोस्तों, आप दिल्ली में कुतुब मीनार देखने गए और नीचे खड़े होकर उसके टॉप को देख रहे हैं। टॉप का मतलब आप उसके शिखर को देख रहे हैं और आपसे साथ के साथ पूछ लिया जाता है कि क्या बिना नापे कुतुब मीनार की लंबाई बताई जा सकती है, क्या बिना नापे कुतुब मीनार की लंबाई बता सकते हो। तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, क्योंकि आप बिना नापे भी कुतुब मीनार की लंबाई बता सकते हो ट्रिग्नोमेट्री की कुछ कंडीशंस का यूज़ करके। और इसी तरह दोस्तों आप नीचे खड़े होकर पेड़ के शिखर को देख रहे हो, आपसे साथ के साथ पूछ लिया जाता है कि क्या बिना नापे पेड़ की लंबाई बता सकते हो। तो यहाँ भी बिना नापे पेड़ की लंबाई बताई जा सकती है। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में काफी प्राचीन काल में हमारे कुछ वैज्ञानिक तारों की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते थे और आज भी बहुत सारे वैज्ञानिक और इंजीनियर अलग अलग चीजों में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत कमाल की चीज है। तो आइए दोस्तों इसके बेसिक को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक को स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक भाषा का वर्ड होता है जिसमें ट्री का मतलब होता है थ्री, गोन का मतलब होता है साइड, मेट्रोन का मतलब होता है मीजर। और दोस्तों थ्री का मतलब होता है तीन, साइड का मतलब होता है भुजा और मीजर का मतलब होता है मापना। इसका मतलब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में तीन भुजाओं को मापने की बात चल रही है। और अभी आपको मैंने जब रियल लाइफ का यूज़ बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में क्या यूज़ होता है, तो आपने उस पूरे प्रोसेस में एक बात नोट करी होगी कि वहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, मतलब वहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा होगा। तो यहाँ मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है और इसके मैं पॉइंट डाल देता हूँ यहाँ पर A, B और C। तो दोस्तों मान लेते हैं यहाँ इस त्रिभुज की AB भुजा को कुतुब मीनार मान लेते हैं और आप यहाँ खड़े होकर इसके शिखर को देख रहे हो। तो हम बिना नापे इस AB लंबाई को बता सकते हैं, मतलब कुतुब मीनार की लंबाई को बता सकते हैं। तो यहाँ मैं खड़ा हूँ, इसे मान लेता हूँ मैं न्यून कोण। इस न्यून कोण के जस्ट सामने वाली भुजा मतलब न्यून कोण C के सम्मुख भुजा है हमारी यहाँ पर AB, तो ये होता है हमारा लंब। और न्यून कोण की जो संलग्न भुजा होती है, संलग्न भुजा का मतलब दोस्तों होता है लगी हुई भुजा या मिली हुई भुजा, तो हम बोलेंगे इसे आधार। और एक सबसे बड़ी बात, समकोण त्रिभुज में ये एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री का और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा होती है हमारी कर्ण, और कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की। तो इस तरह से यहाँ हमारा न्यून कोण C है, उसकी लगी हुई भुजा या मिली हुई भुजा हो गई हमारी आधार और उसके सामने वाली भुजा हो गई हमारी लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो गई कर्ण। तो इस तरह से आपको पता चल गया कौन सी भुजा आधार, कौन सी भुजा लंब और कौन सी भुजा कर्ण होती है। दोस्तों यदि मान लो आप यहाँ कुतुब मीनार के टॉप पर खड़े हो गए जाकर और यहाँ देख रहे हैं, तो हम बिना नापे इस चौड़ाई को बता सकते हैं। मतलब आप ऊपर पहुंच गए, अपनी पोजीशन आपने चेंज कर ली, तो आपका जो न्यून कोण होगा जहां आप खड़े हो वही आपका न्यून कोण हो जाएगा। तो मैं यहाँ इस बार इसे न्यून कोण मान लेता हूं और इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लंब और इससे लगी हुई भुजा या मिली हुई भुजा को हम बोल देंगे आधार। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आधार। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण ही होती है। तो इस तरह से दोस्तों न्यून कोण के चेंज होने से हमारे लंब और आधार भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन कर्ण हमेशा ऐसा का ऐसा ही रहेगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण और कर्ण होती है सबसे लंबी भुजा। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा किस तरह से हम कर्ण को मानते हैं, किस तरह से आधार को मानते हैं और किस तरह से हम लंब को मानते हैं। न्यून कोण के चेंज होने पर आधार और लंब चेंज। आइए दोस्तों अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, रेशो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए आपने ये ट्रिग्नोमेट्री में 6 नाम तो सुने होंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये ट्रिग्नोमेट्री में निकनेम रखे हुए हैं, ये कोई असली नाम नहीं है। देखिए दोस्तों साइन का असली नाम होता है साइन, कॉस का असली नाम होता है कोसाइन, टेन का असली नाम होता है टेंजेंट और कॉट का नाम होता है असली कोटेंजेंट और सेक का नाम होता है सेकेंड और कोसेक का नाम होता है कोसेकेंट। तो दोस्तों जिस तरह से हमारे घर के नाम कुछ और होते हैं और
वैसे नाम कुछ और होते हैं। जैसे कि हमारा नाम तो है रोहित और रख देते हैं रोलू या कुछ और। जिस तरह से हर्षित का नाम हर्ष बोल दिया जाता है और पल्लवी को लवी बोल दिया जाता है, तो इसी तरह से यहाँ भी इन सभी के निकनेम रखे गए हैं, तो आप इन्हें याद रख सकते हो। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो आइए दोस्तों अब इनके रेशो को निकाल। तो यहाँ इनके रेशो निकालने से पहले मैं यहाँ पर बिंदु डाल देता हूँ A, B और C। यहाँ हमारा 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण, और कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कर्ण की जगह K। और यहाँ मान लेता हूँ मैं C को न्यून कोण, C को मैं न्यून कोण मान रहा हूँ, तो साथ के साथ C से मिलने वाली भुजा या संलग्न भुजा को बोल दूंगा मैं आधार, तो इसे मान लेता हूँ मैं A। और इसके जस्ट सामने वाली भुजा को दोस्तों हम हिंदी में बोलते हैं सम्मुख भुजा, और सामने वाली भुजा को बोल देंगे हम लंब, तो लंब की जगह मैं लिख देता हूं। तो दोस्तों रेशो निकालने के लिए हमें एक मंत्र याद रखना पड़ेगा, और ये मंत्र है हमारा लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, कक्का हो गए लाल, तो आपको याद रखना है लाल बटे कक्का। और दोस्तों ये जो लाल बटे कक्का है, ये पहला मान होता है हमारा साइन का, दूसरा मान होता है हमारा कॉस का, और तीसरा मान होता है हमारा टेन का। तो बस साइन, कॉस, टेन का मान याद रख लीजिए। साइन का मान हमारा L/K, कॉस का मान हमारा A/K और टेन का मान हमारा L/A। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सभी मान। पहले यहाँ देखिए दोस्तों, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। और यहाँ साथ के साथ हम एक एंगल मानेंगे। एंगल मान लेता हूँ मैं थीटा। और दोस्तों थीटा जो अक्षर है वो भी ग्रीक भाषा का ही है, और सबसे पहले थीटा का यूज भी हमारे आर्यभट्ट जी ने ही करा था। तो मैं यहाँ एक एंगल ले लेता हूँ थीटा। दोस्तों यहाँ जो मैंने न्यून कोण माना है, यहाँ मैं एंगल ले लेता हूँ थीटा। तो साइन के साथ भी मैं थीटा लिख देता हूँ, कॉस के साथ भी थीटा लिख देता हूँ, टेन के साथ भी थीटा लिख देता हूँ, कॉट के साथ भी, सेक के साथ भी और कोसेक के साथ भी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब हम इनके रेशो निकाल लेंगे। देखिए रेशो किस तरह से निकालने हैं। रेशो में ले लेता हूँ, साइन का है हमारा L/K, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ L/K। इसी तरह से कॉस का लिख देता हूँ A/K बराबर, और टेन का है हमारा L/A। L/A का मतलब होगा लंब बटे आधार, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ L/A। अब दोस्तों यहाँ हमने 3 के रेशो तो पता है, तो फिर कॉट का रेशो क्या होगा, सेक का रेशो क्या होगा, कोसेक का रेशो क्या होगा। दोस्तों आपको याद रखना है, ये साइन जो होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, मतलब कोसेक साइन का उल्टा होता है। आपस में ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कॉस और सेक ये आपस में उल्टे होते हैं, और टेन और कॉट आपस में उल्टे होते हैं। इसका मतलब ये है कि टेन थीटा का मान लंब बटे आधार है, तो कॉट का मान आधार बटे लंब होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आधार बटे लंब A/L। इसी तरह से कॉस का मान है A/K, तो सेक का मान हो जाएगा K/A। और लास्ट है हमारा कोसेक। कोसेक को कर देते हैं उल्टा साइन का, तो ये हो जाएगा K/L। तो यहाँ सभी दोस्तों अब हिंदी मीडियम वालों के लिए तो रेशियो हमने निकालने सिखा दिए। अब मैं आपको बता देता हूँ इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए। इस लंब को बोलते हैं हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर, और आधार को बोलते हैं हम बेस, और इस कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब फिर रेशो किस तरह से लिखे जाएंगे। तो दोस्तों इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक मंत्र बता देता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ सोना चांदी का मतलब ये है कि ये हो जाएगा साइन का मान, ये हो जाएगा कॉट का मान, कॉस का मान, और ये हो जाएगा हमारा टेन का मान। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन का हो जाएगा P/H, और कॉस का हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा B/H। और दोस्तों इसी तरह से टेन का हो जाएगा P/B। इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आपको मैं बता चुका हूँ कि कॉट होता है टेन का उल्टा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ B/P। और सेक होता है हमारा कॉस का उल्टा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ B/H है, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा H/B।
हाइपोटेनस अपॉन बेस बराबर, और कोसेक होता है हमारा साइन का उल्टा, तो इसका मतलब मैं यहाँ P अपॉन एच की जगह लिख देता हूँ H अपॉन P। तो दोस्तों इस तरह से आप रेशो बना सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी। अब यहाँ देखिए अभी तो लिखा है L में, K में, P में, H में, तो अब यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक को हाइट के मतलब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ L अपॉन K है, यहाँ पर जो अनुपात हमारा L अपॉन K है, तो L वाली डिस्टेंस मतलब लंब वाली डिस्टेंस हमारी AB और कर्ण है हमारी AC, तो मैं इस अनुपात को लिख सकता हूँ AB अपॉन AC। इसी तरह से यहाँ A अपॉन K दिया हुआ है, A हमारा ये रहा, K हमारा ये रहा, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ BC अपॉन AC बराबर, अब यहाँ दोस्तों tan का किस तरह से होगा, देखिए tan का हमारा L अपॉन K, इसका मतलब लंब बटे आधार, लंब है हमारा AB और आधार है हमारी BC, तो यहाँ हो जाएगा लंब AB अपॉन आधार है हमारा BC। तो इस तरह से ये हो गया और बाकी सभी फॉर्मूले हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग उल्टे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं BC अपॉन AB, और सेक होता है हमारा कॉस का उल्टा, तो इसे लिख देता हूँ मैं AC अपॉन BC, और लास्ट है हमारा कोसेक, कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो ये लिख देता हूँ AC अपॉन AB। तो इस तरह से मैंने आपको ये सारे रेशियो हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग भी बता दिए, इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग भी बता दिए, और फिर मैंने ये रेशियो सभी के सभी रेशियो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लिख दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने एक बात नोट करी कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। और दोस्तों इन उल्टे वाले फॉर्मूले को बोलते हैं हम व्युत्क्रम संबंध, मतलब इनवर्स रिलेशन। तो मैं यहाँ आपको नोट करके बता देता हूँ व्युत्क्रम संबंध, व्युत्क्रम संबंध, और इंग्लिश में बोलते हैं हम इसे इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ पहले लिख देता हूँ साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा, और लास्ट में आ जाएगा कोसेक थीटा। तो देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 अपॉन कोसेक थीटा। याद रहे साइन का उल्टा है कोसेक, तो मैं इस तरह से 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकता हूँ। जो भी फॉर्मूले, जो भी चीज़ें आपस में अपोजिट या व्युत्क्रम में होती है तो हम उसे 1 के अपॉन में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो इसी तरह से कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 अपॉन सेक थीटा बराबर, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट का उल्टा होता है टेन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 अपॉन टेन थीटा। और दोस्तों जिसको ऐसा समझ में नहीं आए वो एक काम कर सकते हैं, टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा को इधर पहुंचा दो, टेन थीटा को इधर पहुंचा दो, क्योंकि डिवाइड वाली संख्या पहुंच जाती है मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाली संख्या पहुंच जाती है डिवाइड में। तो इसका मतलब ये जो हर है बराबर के दूसरी साइड हो जाएगा अंश, और जो अंश है वो बराबर के दूसरी साइड पहुंच जाएगा हर में। तो इसी तरह से मैं यहाँ लिख देता हूँ सेक थीटा होता है हमारा कॉस का उल्टा, तो यहाँ लिख रहा हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, और लास्ट है हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है हमारा साइन का उल्टा, तो मैं यहाँ लास्ट लिख रहा हूँ 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ हमने आपको सभी रेशो बनाने सिखा दिए, हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी, और अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको लिखकर बता दिए हैं, और साथ के साथ यहाँ इनवर्स रिलेशन हो गए हैं 6। तो दोस्तों यहाँ 6 फॉर्मूले आपको बता चुका हूँ, यहाँ 6 फॉर्मूले आपको बता चुका हूँ, टोटल हो गए 12 फॉर्मूले। तो आइए अब आगे फॉर्मूलों को, आइए दोस्तों इन 2 फॉर्मूलों को और देख लेते हैं। ये 2 फॉर्मूलों का सबसे ज़्यादा यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखिए यहाँ एक फॉर्मूला आपको याद हो तो दूसरा फॉर्मूला अपना आप याद हो जाएगा। टेन थीटा का याद है तो कॉट थीटा का अपना आप हो जाएगा, क्योंकि कॉट थीटा होता है टेन का उल्टा। तो हमने यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस का उल्टा कर दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इस तरह से आप इन दोनों फॉर्मूलों को याद रख सकते हैं, और मैं इन दोनों फॉर्मूले में से एक को यहाँ प्रूव करके भी दिखा देता हूँ, और दूसरा फॉर्मूला अपना प्रूव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ मैं टेन थीटा बराबर लिख लेता हूँ, यहाँ से टेन थीटा बराबर लिख लेता हूँ AB अपॉन BC। तो मैंने यहाँ ले लिया टेन थीटा बराबर AB अपॉन BC। दोस्तों आपको यहाँ ये सारे रेशियो याद करने पड़ेंगे, और यहाँ से मैंने टेन थीटा बराबर ले लिया है AB अपॉन BC। तो देखिए यहाँ
एक भुजा ए बी है, दूसरी भुजा है बी सी, और ट्रायंगल में तीसरी भुजा बची कर्ण। कर्ण का नाम लिया था हमने ए सी, ए सी डिस्टेंस मानी थी, तो यहाँ भी मैं ए सी से डिवाइड कर देता हूँ और यहाँ भी ए सी से डिवाइड कर देता हूँ। तो मैं इसे लिख देता हूँ ए बी अपॉन ए सी बटे बी सी अपॉन ए सी। तो अब यहाँ देखिए ए बी अपॉन ए सी इन रेशों में किसका मान है? ए बी अपॉन ए सी है हमारा साइन थीटा का मान, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन थीटा बटे बी सी अपॉन ए सी किसका नाम है? बी सी अपॉन ए सी ये रहा, तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ कॉस थीटा। तो इस तरह से हमारा टेन थीटा बराबर आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉट थीटा डायरेक्ट इसका उल्टा कर सकते हो, यहाँ इस तरह से इन्हें प्रूव कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अगले नए फॉर्मूले, आइए दोस्तों इन 9 फॉर्मूलों को और देख लेते हैं। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि ये 9 फॉर्मूले कैसे, यहाँ तो 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ मैं इस एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बनाने वाला हूँ, यहाँ भी इस एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बनाने वाला हूँ, और यहाँ भी 3 फॉर्मूले बनने वाले हैं। तो टोटल 9 फॉर्मूले हो जाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कुछ सवाल आएंगे, वहाँ हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा मिलेगा तो वहाँ हम 1 मान करके उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और कभी कभी 1 की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको मैंने ये यूज़ बता दिया कि क्वेश्चनों में इनका यूज़ किस तरह से होगा। तो अब देखिए यहाँ फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ जो दूसरा फॉर्मूला बन सकता है वो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ मैंने करा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बॉर्डर पार जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस में। इसका मतलब देखिए दूसरी कंट्री में गया, दूसरी कंट्री का मतलब वहाँ जा करके वो लॉस में हो गया। तो इसका मतलब भैया अपने भारत देश में ही रहना है, माइनस में नहीं जाना है। तो यहाँ इस तरह से आप समझ सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा भैया बराबर की दूसरी साइड गया तो वो हो गया माइनस में। तो इसी तरह से यदि मैं कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहूँ तो देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से यहाँ एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बन गए हैं। इसी तरह यहाँ हम फॉर्मूले बना सकते हैं। देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना है, तो टेन स्क्वायर थीटा को बराबर की दूसरी साइड पहुँचा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से यदि हमें टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा पहुँच जाएगा इधर, वो हो जाएगा प्लस में, और ये जो 1 प्लस का है बराबर की दूसरी साइड आएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस में। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। या फिर आप यहाँ से समझ सकते हैं कि 1 जो है बराबर के दूसरी साइड चला गया तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ भी 3 फॉर्मूले बन गए। अब दोस्तों यहाँ भी 3 फॉर्मूले बनाने हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा है तो बराबर के दूसरी साइड जाने पर हो जाएगा प्लस का, तो इसे मैं लिख देता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ मुझे कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना है, तो क्या काम करते हैं, इसे इधर पहुँचा देते हैं और 1 को माइनस में ले आते हैं। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दोस्तों यहाँ 3 फॉर्मूले बन गए, यहाँ 3 फॉर्मूले बन गए और यहाँ 3 फॉर्मूले बन गए। इस तरह से ये 9 फॉर्मूले बन गए हैं। अब दोस्तों यहाँ भी मैं इन फॉर्मूलों को प्रूव करके दिखा देता हूँ। यहाँ मैं इस एक फॉर्मूले को प्रूव करके दिखा देता हूँ, बाकी ये दोनों फॉर्मूले अपने आप प्रूव कर सकते हो। तो दोस्तों इन्हें प्रूव करने के लिए हमें आवश्यकता है पाइथागोरस प्रमेय की। तो हमें पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो देखिए यहाँ मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, ये होता है हमारा कर्ण, ये होता है हमारा लंब और ये होता है हमारा आधार। आधार और लंब देखिए किस कंडीशन पर है, यहाँ मैं एंगल मान लेता हूँ न्यूनकोण थीटा। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ आधार मान लिया, क्योंकि इससे लगी हुई भुजा या मिली हुई भुजा को हम आधार बोलते हैं और इसके सामने वाली भुजा होगी हमारी लंब। तो मैं यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लिख देता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और देखिए यहाँ कर्ण है हमारी AC भुजा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ AC का स्क्वायर बराबर आधार है हमारा AB का स्क्वायर प्लस और लंब है हमारी BC भुजा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ BC का स्क्वायर।
तो दोस्तों यहाँ इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए हमें डिवाइड करना है कर्ण से। कर्ण की भुजा क्या है हमारी AC। तो मैं एक काम कर देता हूँ, AC स्क्वायर से दोनों साइड मतलब बोथ साइड में डिवाइड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर बराबर AB अपॉन AC का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ ध्यान से समझना, मैंने AB स्क्वायर में डिवाइड करा है AC स्क्वायर से, तो दोनों का स्क्वायर लिख दिया मैंने एक साथ, AB अपॉन AC का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर में AC स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ BC अपॉन AC का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ आपको समझना होगा, AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बराबर AB अपॉन AC। AB अपॉन AC की जगह दोस्तों यहाँ आप लिख देना कॉस स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको रेशो बताए थे वहाँ से मैंने लिख दिया है, प्लस BC अपॉन AC होता है साइन स्क्वायर थीटा। आप यहाँ से भी समझ सकते हो AB अपॉन AC। AB देखिए भुजा ये हमारी ये रही आधार और AC हमारी ये वाली भुजा। तो आधार बटे कर्ण A अपॉन K होता है हमारा कॉस, और इसी तरह से BC अपॉन AC, BC है हमारी ये वाली भुजा और AC है भुजा हमारी ये वाली। तो L अपॉन K लंब बटे कर्ण होता है हमारा साइन थीटा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूले ये आ गया हमारा ये वाला फॉर्मूला, इससे हमने दो फॉर्मूले बना लिए थे। तो दोस्तों जब इसे सिद्ध करना चाहो तो आप एक काम करना, इसे इससे डिवाइड कर देना, AB स्क्वायर से डिवाइड करना, यहाँ पर यहाँ तक का काम सेम है। इसी तरह जब इस वाले फॉर्मूले को सिद्ध करो तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा BC भुजा से, BC के स्क्वायर से यहाँ पर, बाकी सारा काम सेम है। तो इस तरह से आप इन फॉर्मूले को बना सकते हैं। आइए अब कुछ और फॉर्मूलों को देख। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। तो इसका मतलब हमें यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशियो बताने हैं। अब देखिए दोस्तों इस ट्रायंगल को देखते हैं। ट्रायंगल के सभी एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। इसका मतलब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और जब एक एंगल 90 का है तो इसका मतलब इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा, मतलब इन दोनों एंगल का जो योग होगा वो 90 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल A प्लस एंगल C बराबर 90 डिग्री। और यदि मुझे एंगल C का मान निकालना हो तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल C बराबर 90 माइनस एंगल A। और दोस्तों मैंने यहाँ इस एंगल A को थीटा मान लिया है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग फिर क्या लिख सकता हूँ, थीटा प्लस एंगल C बराबर 90। तो एंगल C का मान आ जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब एंगल A हो गया हमारा थीटा, एंगल C हो गया हमारा 90 माइनस थीटा। तो दोस्तों यदि जब मैं इसे थीटा को न्यून कोण मान रहा हूँ तो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ साइन थीटा का मान। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन थीटा। और साइन थीटा का जो अनुपात होता है वो होता है, देखिए मान लेता हूँ मैं यहाँ पर लंब बटे कर्ण। देखिए लंब क्या है इस बार हमारा, इसके अकॉर्डिंग लंब होगा हमारा BC। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ BC बटे कर्ण होगा हमारा AC। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ AC। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा बराबर BC अपॉन AC। अब मैं इसके अकॉर्डिंग निकाल लेता हूँ, लेकिन इसके अकॉर्डिंग दोस्तों मैं निकाल रहा हूँ कॉस का मान। अभी मैं बताऊँगा कि कॉस का मैं क्यों निकाल रहा हूँ। तो देखिए कॉस का मान निकालूंगा इसके अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो देखिए यहाँ मैं इसे न्यून कोण मान रहा हूँ, तो न्यून कोण से लगी हुई भुजा ये क्या हो जाएगी, आधार, और इसके जस्ट सामने वाली भुजा हो जाएगी ये लंब, और ये हो जाएगी हमारी कर्ण। और दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉस का मान होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होगा, आधार हमारी ये वाली भुजा BC। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ BC बटे कर्ण है हमारा क्या, कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होता है, कर्ण हो गया हमारा AC। तो मैंने यहाँ लिख दिया BC अपॉन AC। इसका मतलब दोस्तों जरा यहाँ ध्यान से देख सकते हो, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। जब ये दोनों बराबर हैं तो क्या मैं इन दोनों को बराबर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखूंगा, क्योंकि BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। जब इनके RHS बराबर है तो LHS भी बराबर लिख सकते हैं। तो इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ ये एक फॉर्मूला बन गया है। और इसके अपोजिट क्या होगा, देखिए दोस्तों इसका अपोजिट भी हो जाएगा, कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा।
तो मैंने यहाँ ये वाला एक फॉर्मूला लिख दिया है। कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालते टाइम, बनाते टाइम आपको एक बात याद रखनी है कि साइन का तो हमेशा मान होता है चेंज कॉस में, कॉस का मान होता है साइन में चेंज। इसी तरह से टेन को चेंज करेंगे हम कॉट में और कॉट को चेंज कर देंगे टेन में, और लास्ट बच गया हमारा सेक को चेंज करेंगे हम कोसेक में और कोसेक को चेंज करेंगे हम सेक में। दोस्तों इसीलिए मैंने यहाँ ये दोनों तरफ तीर लगाए हैं कि साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में चेंज करेंगे, कॉट को टेन में चेंज करेंगे, सेक को कोसेक में चेंज करेंगे और कोसेक को सेक में चेंज करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ मैंने साइन को कॉस में चेंज करा और कॉस को साइन में चेंज करा। तो फिर इसके बाद के फॉर्मूले और क्या होंगे, टेन का क्या होगा, कॉट का क्या होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ और फॉर्मूले लिख देता हूँ, लिख रहा हूँ टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। और इसी तरह से जब मैं कॉट को चेंज करूँगा तो मैं यहाँ लिख दूंगा टेन 90 माइनस थीटा। तो दोस्तों ध्यान से देख लेना, यहाँ टेन थीटा बराबर हो गया कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा बराबर हो गया टेन 90 माइनस थीटा। इसी तरह से दोस्तों यहाँ और फॉर्मूले लिख देते हैं, सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा और कोसेक थीटा हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से यहाँ 6 फॉर्मूले बन गए। एक फॉर्मूला ये बन गया, दूसरा फॉर्मूला ये बना, तीसरा फॉर्मूला ये, चौथा फॉर्मूला ये, पांचवा फॉर्मूला ये बन गया और छठा फॉर्मूला ये। तो इस तरह से आपको ये 6 फॉर्मूले याद। एक्सरसाइज 8.3 में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को, आइए दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाना सीखते हैं। और इस टेबल को हम बहुत ज़्यादा आसान तरीके से बनाएंगे। बस दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, आपको एक चीज़ याद करनी होगी, आपको याद करना है 0 से लेकर के 4 तक की काउंटिंग। तो दोस्तों यहाँ हम काउंटिंग लिख लेते हैं 0 से लेकर के 4 तक, 0 1 2 3 4। और दोस्तों दूसरा स्टेप हमारा इसमें 4 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ 4 से डिवाइड, यहाँ 4 से डिवाइड और यहाँ 4 से डिवाइड। और दोस्तों इसमें तीसरा स्टेप है, यहाँ मैं इसका अंडर रूट कर देता हूँ। इन सभी पांचों संख्याओं का मैंने यहाँ अंडर रूट कर दिया है। और चौथा स्टेप है इनको सॉल्व करना। तो इसका मतलब यहाँ सॉल्व करने के बाद ये साइन के सभी मान आ जाएंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ मैं अंडर रूट 0/4 को सॉल्व करने वाला हूँ। दोस्तों 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 में 4 से डिवाइड करने पर दोस्तों 0 ही आएगा और 0 का अंडर रूट आ जाएगा हमारा 0। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0। 1/4 दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है अंडर रूट 1/4। तो यहाँ 1 का अंडर रूट तो हो गया 1 और 4 का अंडर रूट होता है 2। तो इस तरह से सॉल्व करने पर आ जाएगा 1/2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/2। तो दोस्तों मैं यहाँ इस तीसरी संख्या को ले लेता हूँ अंडर रूट 2/4। 2 से 2 1 बार कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 2 बार कैंसिल। तो ये हो गया अंडर रूट 1/2। तो दोस्तों 1 का अंडर रूट तो हो जाएगा हमारा 1 और 2 का अंडर रूट हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2। तो इस तरह से मैं इसे सॉल्व करने के बाद लिख सकता हूँ 1/√2। तो ये आ गया sin 45 का मान 1/√2। अब यहाँ अंडर रूट 3/4 को मैं यदि सॉल्व करता हूँ, अंडर रूट 3/4, 3 का अंडर रूट तो 3 ही रहेगा और 4 का अंडर रूट जैसे हमने यहाँ भी सॉल्व करा था या इससे पीछे सॉल्व करा था उसका मान आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट 3/2। तो अंडर रूट 3/2। तो दोस्तों अब यहाँ 90 का मान लाना है। 4 से 4 1 बार कैंसिल हो जाएगा और 1 का अंडर रूट होता है 1। तो दोस्तों यहाँ हमें साइन की टेबल हमारी आ गई, साइन के मान आ गए। और साइन के मान आते ही समझो ट्रिग्नोमेट्री टेबल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। बस आपको साइन की टेबल बनानी है, साइन के सभी मान बनाने हैं। उसके बाद आपको ये 2-3 बार जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। और जब ये याद हो जाएगा तो समझो ट्रिग्नोमेट्री टेबल कंप्लीट। तो देखिए किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। साइन के मान हमारे आ चुके हैं। कॉस के मान बनाने के लिए हम क्या काम करना है, इन पीछे से सभी मानों को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पीछे क्या आ रहा है, सबसे लास्ट में आ रहा है 1, तो मैं इसे लिख देता हूँ स्टार्टिंग में 1। यहाँ आ रहा है अंडर रूट 3/2, तो मैं इसे लिख देता हूँ दूसरे नंबर पर। और हमारा है उसके बाद 1/√2, तो यहाँ लिख देता हूँ 1/√2। इसके बाद आए हम 1/2 पर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/2। और इससे आगे आए तो यहाँ पर है 0 और मैं यहाँ लिख देता हूँ 0। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए,
जो टेबल जो मान इस तरह से लिख रहे हैं वो मान हमने यहाँ इस तरह से लिख दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ साइन और कॉस के सभी मान आ चुके हैं। अब हमें टेन का मान बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसका मतलब हमारा ये है कि साइन थीटा में कॉस थीटा के सभी मानों का डिवाइड कर दूं तो टेन थीटा के मान सभी आ जाएंगे। 0 में 1 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0। अब दोस्तों 1/2 में √3/2 से डिवाइड करना, तो देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ 1/2/√3/2। तो दोस्तों यहाँ इस परिमेय संख्या का हर है 2 और इस परिमेय संख्या का हर है 2, तो यहाँ इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आया हमारा 1/√3। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/√3। इसी तरह से हमें सारे डिवाइड करने हैं। 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। इसी तरह यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ मैं डायरेक्ट उसे लिखूंगा √3। और दोस्तों यहाँ हमें 1 में 0 से डिवाइड करना है, तो दोस्तों यहाँ आएगा अपरिभाषित, क्योंकि 0 से हम 1 में डिवाइड नहीं कर सकते। यदि करने बैठोगे तो हजारों करोड़ों साल लग जाएंगे, जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसका डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ अपरिभाषित, और हम लिख सकते हैं इसे अनंत। तो दोस्तों अब यहाँ आपको एक बात याद रखनी है, साइन की टेबल हमने साइन के सभी मान प्राप्त करे, साइन के मान लिए तो कॉस के मान आ गए। जब साइन और कॉस के मान आए तो हमारे पास टेन के मान आ गए। अब जब साइन कॉस टेन के मान आ जाएं तो समझो कॉट सेक कोसेक के मान आराम से आ जाएंगे, क्योंकि कॉट होता है टेन का उल्टा, सेक होता है कॉस का उल्टा और कोसेक होता है साइन का उल्टा। इस 0 का उल्टा हो जाएगा, हम अनंत लिख लेते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा √3/1, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओनली √3। इस 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1, और इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3। और दोस्तों यहाँ इस अनंत का उल्टा क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ लिख देता हूँ 0। तो इस तरह से जब हमारे पास 10 के मान है तो हम कॉट के मान प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह से प्राप्त करें, 10 के सभी मानों को पलट करके। अब दोस्तों यहाँ सेक का मान निकालना है, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो यहाँ 1 का उल्टा हो जाएगा 1। इसका उल्टा कर देंगे तो इसे 2/√3 लिख दूंगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2/√3। अब यहाँ दिया हुआ है 1/√2, तो मैं इसे लिख दूंगा √2/1, और √2/1 को लिख सकता हूँ √2। अब दोस्तों यहाँ 1/2 है, उसका उल्टा करना है 2/1 हो जाएगा। 2/1 का मतलब होता है 2, और 0 का उल्टा लिख दूंगा मैं अपरिभाषित, मतलब अनंत। दोस्तों यहाँ हमारे पास लास्ट है कोसेक। कोसेक को किस तरह से लिख सकते हैं, साइन का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा हो जाएगा हमारे पास अपरिभाषित, और इसका उल्टा हो जाएगा हमारे पास 2/1, तो इसे लिख दूंगा मैं 2। 1/√2 को लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख दूंगा डायरेक्ट 2। और यहाँ √3/2 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2/√3। और दोस्तों 1 का उल्टा होता है हमारा 1, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 1। तो दोस्तों ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने लिखा 0 1 2 3 4, फिर उसके बाद हमने 4 से डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद हमने अंडर कर दिया। उसे सॉल्व करने के बाद यहाँ 0 आ गया, इसे सॉल्व करने के बाद 1/2 आ गया, इसे सॉल्व करने के बाद 1/√2, और फिर आ गया √3/2, और यहाँ आ गया 1। तो जब साइन की मान प्राप्त हो गए तो कॉस की टेबल किस तरह से प्राप्त करी, कॉस के मान प्राप्त कर रहे थे हमने इसे अपोजिट लिखकर, मतलब पीछे से 1 लिख दिया, फिर √3/2 लिख दिया, 1/√2 लिख दिया, फिर 1/2 लिख दिया, और फिर 0 का 0 लिख दिया। अब जब दोस्तों हमारे पास साइन और कॉस के मान आ गए थे तो हमने 10 का मान प्राप्त करने के लिए क्या काम करा था, साइन में कॉस से डिवाइड करा, तो इसका मतलब 0 में 1 से डिवाइड करा 0 आ गया। यहाँ 1/2 में √3/2 से डिवाइड करने के लिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दे, तो आ गया 1/√3। इसी तरह से इसमें इसका डिवाइड करने पर यहाँ आ गया 1, और इसमें इसका डिवाइड करने पर आ गया √3, और 1 में 0 से डिवाइड करने पर आ गया अपरिभाषित, मतलब अनंत। फिर कॉट का मान प्राप्त करने के लिए यहाँ 10 की टेबल का उल्टा कर दिया, सेक का मान प्राप्त करने के लिए कॉस के मानों का सभी का उल्टा कर दिया, और कोसेक के मान प्राप्त करने के लिए साइन के सभी मानों का उल्टा कर दिया। तो दोस्तों यहाँ आपका सारा बेसिक कंप्लीट हो गया ट्रिग्नोमेट्री टेबल कंप्लीट करने के साथ। तो दोस्तों अभी यहाँ मैंने इस पूरे बेसिक में आपको एक बात बताई। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का हमारी रियल लाइफ में क्या यूज़ होता है, उसके बाद मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कंप्लीट बेसिक बताया है, सारे ट्रिक के साथ किस तरह से हम फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं, किस तरह से फॉर्मूलों का जस्टिफाई करा था, आपको संतुष्टि दी है कि किस तरह से हम प्रूव
उन फॉर्मूलों को प्रूव कर सकते हैं और साथ के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बहुत ज़्यादा आसान तरीके से करा है। तो दोस्तों अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो आइए दोस्तों एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करते हैं और इसमें मैं आपको बताने वाला हूं एग्जांपल नंबर 1। इसमें दिया हुआ है tan a बराबर 4/3, तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए tan a बराबर 4/3 दिया हुआ है, इसका मतलब मुझे बची हुई 5 वैल्यू बतानी है, इसका मतलब 5 रेशो बताने हैं और वो 5 रेशो है sin a cos a tan a दिया हुआ है, इसलिए cot a निकालना है, sec a निकालना है और cosec a बताना है। तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं tan a बराबर 4/3 और देखिए अब यहां मुझे ये अनुपात मानना है कि 4 क्या है 3 क्या है, ये अनुपात क्या दिया हुआ है और उस अनुपात को मानेंगे हम लाल बटे कक्का से। ये मैं आपको बता चुका हूं बेसिक में, जिसने बेसिक नहीं देखा वो पहले पूरे बेसिक को देख ले, जिससे कि आपको एक्सरसाइज समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ ये जो तीसरा मान दिया हुआ है वो tan का होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ L/A। तो इसका मतलब लंब हो गया हमारा 4 और आधार हो गया हमारा 3। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ L बराबर लंब बराबर 4K और A बराबर 3K। तो दोस्तों यहाँ मैंने 4 के साथ K माना है, 3 के साथ K माना है। आप सोच रहे होंगे कि K क्यों माना गया है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो 4/3 परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या बिल्कुल एग्जैक्ट 4/3 नहीं है, ये परिमेय संख्या कुछ और भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ 4K/3K, तो दोस्तों K का मान कुछ भी हो सकता है। K का मान यदि 2 मान ले तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो इसका मतलब परिमेय संख्या हो गई हमारी 8/6। यदि K का मान 3 माने तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 3 तिया 9, तो ये परिमेय संख्या होगी हमारी 12/9। तो ये परिमेय संख्याओं को सॉल्व करने पर भी तो 4/3 ही आएगा, इसीलिए यहाँ जिस संख्या से हम गुणा कर रहे हैं उसे मान लेते हैं K। तो यहाँ मैंने L बराबर मतलब लंब बराबर 4K मान लिया है और आधार बराबर 3K मान लिया है। तो दोस्तों यहाँ लंब दिया हुआ है, यहाँ आधार दिया हुआ है, तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी हमें कर्ण, और कर्ण निकालने के बाद हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को बता सकते हैं। तो यहाँ मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, यहाँ मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ और ये ट्रायंगल है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब वहाँ एक एंगल 90 डिग्री का होता है। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ A, B और C। दोस्तों यहाँ tan A बराबर 4/3 दिया है, तो इसका मतलब A यहाँ पर न्यून कोण है और मैं यहाँ मान लेता हूँ A को न्यून कोण। तो A से लगी हुई भुजा को मैं मान रहा हूँ आधार A और A के जस्ट सामने वाली भुजा को मान लेता हूँ मैं लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है दोस्तों कर्ण। तो इसका मतलब लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है और हमें निकालना पड़ेगा कर्ण। तो मैं यहाँ पहले से रफ कर देता हूँ। तो दोस्तों लंब दिया हुआ है 4K, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4K और आधार दिया हुआ है हमारा 3K, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3K। तो अब हमें निकालना पड़ेगा कर्ण, और कर्ण निकलेगा दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से। जब भी 2 भुजा दी हो और तीसरी भुजा में निकालनी है तो वो हमें निकालनी होती है पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय मैं आपको बता चुका हूँ बेसिक में। यहाँ लिख देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। और दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और दोस्तों यहाँ K देखिए, यहाँ ये वाली भुजा है AC, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ AC का स्क्वायर बराबर आधार है हमारी BA भुजा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ BA या AB का स्क्वायर प्लस, और यहाँ लंब है हमारी BC भुजा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ BC का स्क्वायर। देखिए यहाँ AC भुजा निकालनी है, तो मैं इसे लिख देता हूँ AC का स्क्वायर बराबर AB भुजा दी हुई है हमारी ये 3K, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3K का स्क्वायर प्लस BC भुजा दोस्तों यहाँ दी हुई है 4K, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4K का स्क्वायर। अब यहाँ मुझे 3K का स्क्वायर करना है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और K का स्क्वायर हो जाएगा K स्क्वायर प्लस
4 का स्क्वायर होता है 16, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 16, के का स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ इन दोनों को ऐड करने पर 9 और 16 हो जाएगा 25, के स्क्वायर लिख देता हूँ। और दोस्तों यहाँ चल रहा है AC का स्क्वायर, हमें निकालना है AC, तो मैं यहाँ AC बराबर जब लिखूंगा तो ये स्क्वायर बराबर के दूसरी साइड पहुँच जाएगा अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा 25K का स्क्वायर। और जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ लिख देता हूँ AC बराबर 25 का एलसीएम करने पर इसका अंडर रूट होता है 5 और के स्क्वायर का अंडर रूट है, तो यहाँ हो जाएगा ओनली K। तो AC का मान निकल कर आ गया 5K, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कर्ण बराबर 5K। तो दोस्तों यहाँ ऑलरेडी हमें सारी भुजा मिल चुकी हैं, हमारे पास आधार का मान भी आ गया है, लंब का मान भी है और साथ के साथ कर्ण का मान हमने निकाल लिया है। तो अब यहाँ हम सभी अनुपातों को निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ अनुपात लिख देता हूँ साइन ए बराबर, साइन ए देखिए यहाँ दिया हुआ है लंब बटे कर्ण, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लंब बटे कर्ण। तो साथ की साथ दोस्तों यहाँ चेक कर लेते हैं लंब कौन सी भुजा है, लंब है हमारा 4K, तो मैंने लंब की जगह 4K लिख दिया, बटे कर्ण दिया हुआ है हमारा 5K, तो यहाँ मैंने लिख दिया 5K, K से K कट गया, तो साइन ए का मान आ गया हमारा 4/5। और दूसरा निकाल लेते हैं हम कॉस ए, कॉस ए बराबर होता है कॉस ए होता है दोस्तों ये दूसरा मान, और ये हमारा आधार बटे कर्ण A/K, आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार दिया हुआ है हमारा 3K और कर्ण दिया हुआ है हमारा 5K, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3K/5K और K से K काट देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 3/5। तो दोस्तों यहाँ साइन ए का मान निकाल लिया है हमने, 4/5 आ गया है, कॉस ए का मान हमारा 3/5 आ गया, और टेन ए का मान हमें 4/3 पहले से दिया हुआ है। तो जब ये 3 मान निकल जाएं तो बाद के 3 मान तो हम उनको अपोजिट करके निकाल सकते हैं, मतलब उनके मानों को पलट करके। ये मैं आपको बेसिक में बता चुका हूं और मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, पहले पूरे बेसिक को देख लो जिससे कि आपको सवालों में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो दोस्तों कॉट ए जो होता है वो टेन ए का उल्टा होता है, टेन का मान है हमारा लंब बटे आधार, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आधार बटे लंब। तो इसका मतलब टेन ए का मान 4/3 है, तो कॉट ए का मान हो जाएगा 3/4, कॉट ए का मान हो जाएगा 3/4। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से अब हमें निकालना है सेक ए का मान, सेक ए होता है कॉस ए का उल्टा, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ सेक ए बराबर 5/3, 3/5 का उल्टा हो जाएगा 5/3। तो एक मान ये हो गया हमारा, एक मान ये हो गया, और एक मान ये हो गया, और एक मान ये हो गया। तो दोस्तों लास्ट वैल्यू बची है कोसेक ए। कोसेक ए होता है साइन ए का उल्टा, तो साइन ए का मान 4/5 है, तो कोसेक ए का मान हो जाएगा 5/4। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोसेक ए बराबर 5/4, और ये आपका टोटल आंसर निकल कर आ गया। तो दोस्तों यहाँ फिर मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, टेन ए बराबर 4/3 दिया हुआ है, यहाँ से हमें एक अनुपात मानना पड़ेगा, वो मैंने मान लिया लाल बटे कक्का से। तीसरा मान होता है 10 का, तो मैंने यहाँ लिखा L/A। इसका मतलब ऊपर वाला है L और ऊपर वाला है 4, तो L बराबर मान लिया मैंने, लंब बराबर मान लिया 4, और साथ ही साथ उसमें मैं मान रहा हूँ K। इसी तरह से आधार बराबर मैंने मान लिया 3K। K क्यों मान रहा हूँ मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि परिमेय संख्या हमारी कुछ और भी हो सकती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों हमें कर्ण का मान निकाला है, कर्ण होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसका मतलब बड़ी भुजा का स्क्वायर होता है दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर का ऐड। तो यहाँ से दोस्तों मैंने कर्ण का मान निकाल लिया है 5K, तो इसका मतलब हमें तीनों भुजा प्राप्त हो गई। तो यहाँ से साइन ए बराबर हमने लिखा पहला मान लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान रख दिया मैंने 4K, कर्ण का मान रख दिया 5K, K से K कट गया 4/5 आ गया। इसी तरह से कॉस ए बराबर होता है सेकंड मान, तो यहाँ मैंने लिख लिया है A/K आधार बटे कर्ण, आधार का मान मैंने यहाँ से रख दिया 3K और कर्ण का मान रख दिया यहाँ से मैंने 5K, K से K कटने पर हो जाएगा 3/5। अब दोस्तों यहाँ साइन ए का मान हमने निकाल लिया है, कॉस ए का मान निकाल लिया है, और टेन ए का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कॉट ए का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेन ए का अपोजिट करना है। तो यहाँ 4/3 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है 3/4।
सेक ए होता है कॉस ए का उल्टा, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ 3/5 का उल्टा कर दिया है, 5/3 सेक ए का मान आ गया। अब कोसेक ए होता है साइन ए का उल्टा, और साइन ए का मान है 4/5, तो मैंने इसका उल्टा कर दिया है, यहाँ आ गया 5/4। तो इस तरह से हमारी सभी वैल्यू निकल कर क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है ट्राइंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और देखिए दोस्तों, यहाँ 2 पॉइंट दिए हुए हैं। पहले पॉइंट में निकालना हमें साइन ए और कॉस ए का मान, दूसरे पॉइंट में निकालना है साइन सी और कॉस सी का मान। दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम्पल 1 की तरह है, लेकिन इसमें यहाँ एक चीज चेंज होने वाली है। यहाँ साइन ए और कॉस ए का मान निकालते टाइम हमें न्यून कोण ए मानना है, उसके हिसाब से क्वेश्चन करना पड़ेगा। और यहाँ पर जब साइन सी और कॉस सी का मान निकालेंगे तो वहां हमें सी न्यून कोण मानना है और उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन करना है। तो आइए 1.1 को स्टार्ट करते हैं और इसमें मैं मान लेता हूं न्यून कोण ए। तो दोस्तों यहाँ न्यून कोण से लगी हुई भुजा को मैं मानूंगा आधार, तो इस बार यहाँ आधार का मान होगा 24, और जस्ट इसके सामने वाली भुजा होती है लंब, तो यहाँ L बराबर मान लेता हूं मैं 7, और यहाँ इसके सामने वाली भुजा को बोलते हैं हम कर्ण। तो हमें यहाँ K का मान पहले निकालना पड़ेगा, उसके साथ के साथ यहाँ साइन और कॉस ए के मान बता सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा देता हूँ और कर्ण का मान निकाल देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को कर लेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और दोस्तों यहां आधार का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो मैं यहां लिख लेता हूं 24, उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो मैं यहां लिख लेता हूं L की जगह 7, स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों यहां 24 का स्क्वायर करने पर आप कर सकते हो 24 की मल्टीप्लाई 24 में आ जाएगा 576। और मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। तो यहां 24 का स्क्वायर आ गया 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, तो इन दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा 625। अब दोस्तों यहां हमारा चल रहा है कर्ण का स्क्वायर, हमें निकालना है कर्ण का मान, तो मैं यहां लिख देता हूं k बराबर, और ये स्क्वायर जब बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो वो हो जाता है अंडर रूट, तो यहां लिख देता हूं 625 का अंडर रूट, और 625 का अंडर रूट का मान होता है 25, तो इसका मतलब कर्ण का मान आ गया हमारा 25, तो मैं यहां लिख देता हूं k बराबर 25। तो दोस्तों अब यहां मुझे साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है, तो मैं यहां लिख रहा हूं साइन ए बराबर, और साइन ए का मान होता है लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, तो यहां लिख देता हूं L/K। तो दोस्तों यहां L का मान है हमारा 7 और कर्ण का मान है हमारा 25, तो मैं यहां लिख दिया मैंने 7/25। इसी तरह से यहां कॉस ए का मान निकालता हूं, कॉस ए बराबर लाल बटे कक्का से होता है आधार बटे कर्ण, कॉस ए का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो दोस्तों आधार का मान तो हमारा 24 है और कर्ण का मान है हमारा 25, तो इस तरह से कॉस ए का मान आ जाएगा 24/25। तो एक मान हमारा ये आ गया और एक मान हमारा ये आ गया। तो दोस्तों इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। अब सेकंड पॉइंट में देखना, ध्यान देना, यहाँ हमें सी न्यून कोण मानना है। इस बार न्यून कोण हमारा हो जाएगा सी, तो जस्ट उसके सामने वाली भुजा इस बार 24 को मानेंगे हम लंब, और उससे लगी हुई भुजा या मिली हुई भुजा को मान लेंगे हम आधार, और कर्ण हमारा ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और यहाँ हमें कर्ण 25 दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट साइन सी और कॉस सी का मान बता देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन सी बराबर L/K। तो दोस्तों यहाँ सी के अकॉर्डिंग, जब न्यून कोण सी है तो उसके अकॉर्डिंग आधार 7 हो गया और लंब हो गया हमारा 24, तो यहाँ आंसर आ जाएगा, लंब का मान लिखना है हमें 24 अपॉन कर्ण का मान है हमारा 25। तो इस तरह से हमारा साइन सी का मान आ गया 24/25। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं कॉस सी, कॉस का मान होता है A/K, मतलब आधार बटे कर्ण, और आधार है हमारा 7 और कर्ण है हमारा 25, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7/25। तो यहाँ हमारा ये आंसर आ गया।
बस आपको इतना समझना है कि जब न्यून कोण चेंज होता है तो आधार और लंब भी चेंज हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना हो। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ हमें tan p का मान निकालना है, फिर cot r का मान निकालना है, उसके बाद उसे माइनस कर देना है। तो यहाँ हमें सभी मान निकालने से पहले, रेशियो निकालने से पहले यहाँ हमें तीनों की तीनों भुजा निकालनी आनी चाहिए। तो तीन भुजा, जब दो भुजा दी हो और तीसरी भुजा निकालनी होती है तो हमें यूज करनी होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ कर्ण का स्क्वायर। देखिए कर्ण दिया हुआ है पी आर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पी आर का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार की जगह मैं लिख देता हूँ क्यू आर, तो ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब है हमारा पी क्यू, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पी क्यू का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय हो गई, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो दोस्तों पी आर का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 13 का स्क्वायर बराबर क्यू आर दिया हुआ है, आधार हमें ये निकालना है, क्यू आर का स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही प्लस पी क्यू का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 का स्क्वायर। अब दोस्तों 13 का स्क्वायर होगा हमारा 169 बराबर क्यू आर का स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही प्लस 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144। ये बराबर के दूसरी साइड भेजने पर माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। अब 169 में से 144 घटाने पर आएगा 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ मुझे क्यू आर का मान निकालना है, तो अंडर रूट है, स्क्वायर है, बराबर के दूसरी साइड में हो जाएगा अंडर रूट, तो यहाँ लिख देता हूँ अंडर रूट 25 बराबर क्यू आर। अब अंडर रूट 25 का मान होता है 5, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 बराबर क्यू आर, और इसे मैं लिख सकता हूँ क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्यू आर का मान आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 ए बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल तीनों भुजा निकल कर आ गई। अब यहाँ हमें निकालना है tan p का मान और cot r का मान। तो दोस्तों मैं यहाँ निकाल देता हूँ cot r बराबर, अब देखिए यहाँ न्यून कोण मैंने r मान रखा, इसलिए मैं पहले cot r का मान निकाल करके तो मैं बता देता हूँ। तो लाल बटे कक्का से cot का मान होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो इसका मतलब आधार हमारा दिया हुआ है 5, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 5 अपॉन लंब दिया हुआ है हमारा 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ गया 5 अपॉन 12 सेंटीमीटर। तो cot r का मान आ गया हमारा 5 अपॉन 12। इसी तरह से मैं निकाल देता हूँ tan p का मान, tan p बराबर, अब लाल बटे कक्का से होगा tan का मान होता है लंब बटे आधा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ l अपॉन a। अब देखिए यहाँ मुझे tan p यहाँ न्यून कोण मानना पड़ रहा है, तो इस बार मैं न्यून कोण को चेंज कर देता हूँ। न्यून कोण हो गया हमारा ये, इसके जस्ट सामने वाली भुजा हो जाएगी इस बार ये लंब, और न्यून कोण से लगी हुई भुजा या मिली हुई भुजा को बोलते हैं हम आधार। तो यहाँ ये आधार और लंब चेंज हो जाते हैं। यहाँ मैंने न्यून कोण चेंज करे तो आधार और लंब चेंज हो गए, तो आधार का मान हो गया 20 सेंटीमीटर और एल का मान हो गया, लंब का मान हो गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 5 अपॉन ए का मान दिया हुआ है मतलब आधार 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 अपॉन 12 और यहाँ भी 5 अपॉन 12 आ गया। तो अब यहाँ इसका मान निकाल देते हैं, tan p माइनस cot r बराबर, देखिए tan p का मान दिया हुआ है 5 अपॉन 12, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 अपॉन 12 माइनस cot r का मान भी 5 अपॉन 12 दिया हुआ है, और ये प्लस से माइनस वाली सेम संख्या कट जाएंगी, तो इसका मान आ जाएगा 0, और यही आपका। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है यदि sin a बराबर 3 अपॉन 4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ sin a बराबर 3 अपॉन 4 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ sin a बराबर 3 अपॉन 4, और मैं लाल बटे कक्का की हेल्प से आपको बता चुका हूँ, यहाँ मैं लिखकर दिखा देता हूँ आपको लाल बटे कक्का। और ये जो पहला मान होता है l अपॉन के, ये होता है हमारा साइन का मान, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ l अपॉन के, इसका मतलब लंब होगा हमारा 3 और k होगा हमारा, कर्ण होगा हमारा 4। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ l बराबर 3x
और k बराबर मान लेता हूँ 4x। दोस्तों इस बार मैंने यहाँ k की जगह x मान लिया है, क्योंकि आप x या x y के कुछ भी मान सकते हो। और यहाँ 3 और 4 के साथ मैं x इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि ये परिमेय संख्या एग्जैक्ट 3/4 नहीं है, उसका हाईएस्ट मान मतलब कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ L का मान हो गया हमारा 3x, मतलब लंब का मान हो गया हमारा 3x और कर्ण का मान हो गया हमारा 4x। तो दोस्तों यहाँ मुझे आधार निकालना पड़ेगा, उसके बाद मैं cos A और tan A के मान बता सकता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ एक ट्रायंगल बना लेता हूँ और मैं उसके नाम डाल देता हूँ A, B और C। और यहाँ मैं न्यून कोण मान लेता हूँ A, तो न्यून कोण के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हमारा लंब और ये हो जाएगा हमारा आधार और ये हो जाएगा हमारा कर्ण। तो दोस्तों यहाँ लंब का मान दिया हुआ है 3x, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ 3x और कर्ण दिया हुआ है हमारा 4x, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4x। इसका मतलब मुझे यहाँ आधार का मान निकालना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिख रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और देखिए दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार है हमारी AB भुजा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ AB का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब मैं लिख देता हूँ BC का स्क्वायर, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं BC का स्क्वायर। AC का मान मतलब कर्ण है हमारा 4x, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4x का स्क्वायर बराबर आधार है हमारा AB, उसका हमें मान निकालना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ AB का स्क्वायर प्लस BC दिया हुआ है हमारा यहाँ से 3x, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 4x का स्क्वायर निकालना है, तो 4 का स्क्वायर होगा 16 और x स्क्वायर का x स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 और x स्क्वायर का x स्क्वायर हो जाएगा। इस 9x स्क्वायर को बराबर के दूसरी साइड भेजूंगा तो माइनस में लिखा जाएगा, तो 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ 16 में से 9 को लेस करने पर आ जाएगा हमारा 7x स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। AB के ऊपर स्क्वायर है और मैं बराबर के दूसरी साइड इस स्क्वायर को भेजूंगा तो यहाँ इस संख्या का अंडर रूट हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ अंडर रूट 7x स्क्वायर बराबर AB। तो दोस्तों यहाँ AB बराबर लिख देता हूँ मैं 7 का अंडर रूट हो जाएगा ओनली 7, अंडर रूट 7 ही रहेगा, x स्क्वायर का मान आ जाएगा ओनली x। तो इस तरह से हमारा AB का मान निकल कर आया अंडर रूट 7x, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अंडर रूट 7x। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ तीनों भुजा आ चुकी हैं, तीनों भुजा हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ से cos A और tan A का मान निकाल देता हूँ। तो अब मैं यहाँ cos A का मान निकाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ cos A बराबर, और cos A दोस्तों यहाँ से ये दूसरी वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आधार बटे कर्ण। तो दोस्तों आधार का मान है हमारा अंडर रूट 7 और ये x अंडर रूट से बाहर है, अपॉन k का मान है दोस्तों हमारा 4x, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4x, x से x कट जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7/4। तो cos A का मान निकल कर आया हमारा अंडर रूट 7/4। इसी तरह से tan A का मान निकालना है। tan A बराबर होगा लाल बटे कक्का में, ये तीसरी वैल्यू होती है हमारी tan की, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ tan A बराबर L/A। तो लंब हमारा दिया हुआ है 3x बटे आधार दिया हुआ है हमारा अंडर रूट 7x, x से x कट जाएगा तो ये आ गया हमारा 3/√7। इस तरह से दोस्तों यहाँ cos A का मान भी निकल कर आ गया और tan A का मान भी निकल कर आ गया। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैं नहीं करा रहा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन 3 की तरह है और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम एग्जाम्पल 1 की तरह है, तो इन क्वेश्चन को अपना कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ मैं क्वेश्चन 6 को स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ दिया हुआ है एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो जहाँ cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए कि एंगल A बराबर होगा एंगल B के। इसका मतलब मुझे ये कंडीशन लेकर चलनी पड़ेगी और यहाँ मैं इस कंडीशन को प्रूव करके दिखाऊंगा, मतलब सिद्ध करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ cos A बराबर cos B, और यहाँ ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया हुआ है और यहाँ इसमें एंगल C को 90 डिग्री इसलिए माना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ एंगल A और एंगल B न्यून कोण होने चाहिए। तो इसका मतलब एक एंगल C बचेगा, उसे मैंने समकोण मान लिया है, मतलब 90 डिग्री मान लिया है। तो देखिए यहाँ cos A,
लाल बटे कक्का से मैं आपको बता चुका हूं सेकंड वैल्यू कॉस की होती है, सेकंड वैल्यू कॉस की होती है। इसका मतलब आधार बटे कर्ण होगा कॉस का मान। तो आधार बटे कर्ण में लिख देता हूं a अपॉन के, और यहां भी मैं लिख देता हूं कॉस का मान a अपॉन के। लेकिन ये भी a अपॉन के है, ये भी a अपॉन के, मतलब आधार बटे कर्ण है और ये भी आधार बटे कर्ण है। लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू दोस्तों चेंज आने वाली है। वैल्यू चेंज क्यों होगी वो आप देखते रहना। एंगल a मानना है, जब न्यून कोण एंगल a मानोगे तो उसके हिसाब से आधार बटे कर्ण क्या मान निकल कर आएगा। यहां मान लेता हूं मैं एंगल a, तो जस्ट उसके सामने वाली भुजा को मानूंगा मैं लंब, और उससे मिली हुई भुजा को मान रहा हूं आधार। तो इसका मतलब मैं आधार की जगह लिख देता हूं AC भुजा बटे कर्ण का मान हो जाएगा हमारा AB। तो ये हो गया AC बटे AB। कॉस B का मान निकालने के लिए यहां मुझे एंगल मानना पड़ेगा, न्यून कोण मानना पड़ेगा B। इसके जस्ट सामने वाली भुजा मान लेता हूं मैं लंब, इससे मिली हुई भुजा को मान लेता हूं आधार, और ये भुजा हमारी रहेगी कर्ण। तो एंगल B मतलब न्यून कोण B रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आधार का मान तो हो गया हमारा BC। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ BC बटे कर्ण हमारा AB होता है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं AB। AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भुजा आ जाएगी हमारी AC बराबर BC। तो दोस्तों यहाँ हमारी दोनों भुजा बराबर आ गई हैं। और आपको एक बात याद रखनी होगी कि जब ये दोनों भुजा बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण का मतलब सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो AC भुजा का सम्मुख कोण क्या है, देखिए AC भुजा ये रही, इसका सम्मुख कोण का मतलब सामने वाला कोण है एंगल B। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल B बराबर BC के सामने वाला कोण कौन सा है, देखिए BC भुजा ये रही, और इस BC के सामने वाला एंगल है A। तो यहाँ हो गया एंगल B बराबर एंगल A। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल A बराबर एंगल B। तो इस तरह से यहाँ मैंने से ये प्रूव कर दिया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हेंस प्रूव्ड। इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। मतलब ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब मुझे इसका मान निकालना होगा, और साथ के साथ मुझे कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी निकालना है। तो मैं यहाँ एक ट्रायंगल बना देता हूँ, यहाँ मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ A B और C। यहाँ मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ। तो जस्ट इसके सामने वाली भुजा होगी ये वाली लंब, इससे लगी हुई भुजा को मैं बोल देता हूँ आधार। तो दोस्तों यहाँ कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, और मैं आपको बता चुका हूँ लाल बटे कक्का के हिसाब से कि tan A का मान होता है लंब बटे आधार। तो cot A का मान होगा आधार बटे लंब। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ cot थीटा बराबर 7/8। तो ये जो अनुपात होगा वो होगा आधार बटे लंब। इसका मतलब आधार होगा 7 और लंब होगा हमारा 8। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आधार बराबर 7x, L बराबर मतलब लंब बराबर 8x। तो दोस्तों इसका मतलब आधार ये वाला हमारा हो गया 7x, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7x, और लंब हो गया हमारा 8x, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 8x। तो मुझे कर्ण का मान निकालना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ लगानी होगी पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण दिया हुआ है हमारा वहां पर AC, तो AC का स्क्वायर लिख देता हूं बराबर आधार है हमारा BC, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ BC का स्क्वायर प्लस लंब दिया हुआ है हमारा AB, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ AB का स्क्वायर। मैं रिपीट कर देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है AC मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ लिख दिया है AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ AC हमें निकालना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ AC का स्क्वायर बराबर BC भुजा है हमारी 7x, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7x का स्क्वायर प्लस AB भुजा दी हुई है हमारी 8x, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 8x का स्क्वायर। दोस्तों अब यहाँ मुझे इसका स्क्वायर खोलना है, तो 7 का स्क्वायर होता है 7 7 जा 49, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 49। x का स्क्वायर ही लिख देता हूँ प्लस
8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही। तो दोस्तों 49 और 64 जोड़ने पर आ जाएगा 113, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही। अब दोस्तों यहाँ मुझे निकालना है AC का मान, और यहाँ लिखा हुआ है AC का स्क्वायर। जब मैं इस स्क्वायर को बराबर की दूसरी साइड भेजूंगा तो दूसरी साइड उसका अंडर रूट हो जाएगा संख्या का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अंडर रूट 113 एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ ओनली अंडर रूट 113 और एक्स आ जाएगा बाहर। तो ये हो गया अंडर रूट 113 एक्स। AC का मान आ गया हमारा अंडर रूट 113 एक्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कर्ण बराबर अंडर रूट 113 एक्स। मुझे मान निकालना है साइन का, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन थीटा बराबर, और दोस्तों यहाँ ध्यान से देखना मैं साइन थीटा का मान क्यों निकाल रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ साइन थीटा आ रहा है, यहाँ साइन थीटा आ रहा है, यहाँ कॉस थीटा आ रहा है, यहाँ कॉस थीटा आ रहा है। इसका मतलब दो मान आ रहे हैं। दो मान आ रहे हैं कौन कौन से? साइन थीटा और कॉस थीटा। तो मैं साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालने वाला। तो मैं यहाँ साइन थीटा लाल बटे कक्का से लिख लेता हूँ लंब बटे कर्ण। तो लंब है हमारा इसमें 8x अपॉन कर्ण दिया हुआ है हमारा अंडर रूट 113 एक्स। एक्स से x कट गया तो पर आ गया हमारा 8 बटे अंडर रूट 113। अब दोस्तों इसी तरह से मुझे cos थीटा का मान निकालना है। cos थीटा बराबर लिख लेता हूँ, cos थीटा का मान होता है लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आधार बटे कर्ण। आधार का मान दोस्तों यहाँ दिया हुआ है 7x, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 7x अपॉन कर्ण दिया हुआ है हमारा अंडर रूट 113 एक्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अंडर रूट 113 एक्स। एक्स से एक्स कट गया तो यहाँ आ गया हमारा 7 अपॉन अंडर रूट 113। तो इस तरह से हमारा साइन थीटा का मान आ गया है, कॉस थीटा का मान आ गया है। अब मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब इस पूरे वैल्यू का मान निकालना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 1 प्लस यहाँ लिख रहा हूँ 8 बटे अंडर रूट 113 ब्रैकेट प्लस 1 माइनस साइन थीटा का मान फिर यहाँ से लिख देता हूँ 8 बटे अंडर रूट 113 बटे, अब दोस्तों यहाँ दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा का मान देखिए यहाँ दिया हुआ है 7 बटे अंडर रूट 113, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 बटे अंडर रूट 113 ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा का मान दिया हुआ 7 बटे अंडर रूट 113, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 बटे अंडर रूट 113 और ब्रैकेट कर देते हैं बंद। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 8 बटे अंडर रूट 113 दिया हुआ है, यहाँ भी 8 बटे अंडर रूट 113 दिया हुआ है। बस चेंजिंग है यहाँ पर सिंबल की, यहाँ प्लस दिया हुआ है और यहाँ माइनस दिया हुआ है। तो मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिख देता हूँ a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ संख्या बिल्कुल सेम है, सिंबल चेंज है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पहली संख्या का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो इसी तरह से यहाँ भी मुझे ये सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ पहली संख्या का स्क्वायर, इसका मतलब 1 का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या है हमारी 8 बटे अंडर रूट 113 और उसका कर देता हूँ मैं स्क्वायर। इसी तरह से मैं नीचे वाली संख्या को कर देता हूँ, यहाँ 1 का स्क्वायर कर देता हूँ माइनस 7 बटे अंडर रूट 113 है तो मैं उसका भी स्क्वायर कर देता हूँ 7 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर। तो दोस्तों अब यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और यहाँ अंडर रूट है और इस स्क्वायर से ये वाला अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ओनली 113 बटे, इसी तरह से 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 बटे, इस स्क्वायर से ये वाला अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ भी हो जाएगा 113। तो दोस्तों यहाँ 113 की मल्टीप्लाई 1 में कर देते हैं तो 113 माइनस 64 बटे 113 ऐसा कैसे हो जाएगा, बटे में लिख देता हूँ। अब नीचे वाला 113 की मल्टीप्लाई 1 में कर देते हैं 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब दोस्तों इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 113 से 113 कट जाएगा, इसका मतलब ऊपर परिमेय संख्या है, ये वाली परिमेय संख्या, तो ये इनके हर आपस में कट जाएंगे क्योंकि हर यहाँ सेम दिए हुए हैं। तो 113 में से 64 घटा लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 49 बटे,
113 में से 49 घटाएंगे तो आ जाएगा 64। तो इसी तरह से यहाँ इस वैल्यू का मान निकल कर आ गया 49/64। ये आपका आंसर है। तो दोस्तों इसका सेकंड पॉइंट दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है और क्वेश्चन में ऑलरेडी कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8। तो हमें इसका स्क्वायर करना है। तो इस तरह से हमारा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकल कर आ जाएगा। देखिए मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का स्क्वायर कर देते हैं। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49/8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो इस तरह से यहाँ इस वैल्यू का मान भी 49/64 निकल कर आया और कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी 49/64 निकल कर आया। दोनों की आंसर सेम है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। और 9 क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और दोस्तों इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं। पहले पॉइंट में sin A cos C प्लस cos A sin C का मान निकालना है। दूसरे पॉइंट में cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C का मान निकालना है। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। तो मैं यहाँ एक ट्रायंगल बना लेता हूँ और यहाँ मैं नाम डाल देता हूँ A B और C। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जिसका कोण भी समकोण है, इसका मतलब मैं B को 90 डिग्री मान लेता हूँ। ये हमारा समकोण हो गया, मतलब 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब जरा दोस्तों यहाँ ध्यान से देखना होगा, यहाँ साइन A है और यहाँ cos C है। इसका मतलब एक बार साइन के साथ A है और एक बार cos के साथ C है। तो यहाँ एक बार तो न्यून कोण मानना है A और एक बार न्यून कोण मानना है C। तो देखिए यहाँ मैं अब tan A बराबर 1/√3 को लिख लेता हूँ। उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। tan A बराबर 1/√3। और दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ लाल बटे कक्का की हेल्प से ये तीसरा मान होता है tan का। इसका मतलब लंब बटे आधार क्या होता है, tan। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ L/A। इसका मतलब लंब होगा हमारा 1 और आधार होगा हमारा √3। तो दोस्तों मैं यहाँ लिख लेता हूँ L बराबर 1x, मतलब लंब बराबर हो गया 1x और आधार बराबर हो गया हमारा √3x। ये वाला एंगल A हो गया हमारा न्यून कोण। तो इसके हिसाब से मुझे आधार और लंब मानने हैं। जब न्यून कोण A होगा तो उससे लगी हुई भुजा या मिली हुई भुजा ये हमारी आधार होगी। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ √3x और जस्ट इसके सामने वाली भुजा को हम लंब बोलेंगे और लंब मान लेता हूँ मैं यहाँ पर x। तो अब दोस्तों मुझे यहाँ कर्ण निकालना होगा, मतलब AC भुजा निकालनी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से मैं AC का मुझे मान निकालना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ AC स्क्वायर बराबर यहाँ है AB स्क्वायर। तो इसका मतलब AB भुजा दी हुई है हमारी √3x। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ √3x और उसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि AB का स्क्वायर दिया हुआ है तो मैंने यहाँ √3x का स्क्वायर लिख लिया है। प्लस यहाँ BC का स्क्वायर दिया हुआ है, BC भुजा है हमारी ओनली x। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ x का स्क्वायर। तो अब दोस्तों इनका स्क्वायर खोल लेते हैं। देखिए इसका स्क्वायर से √3x का स्क्वायर है तो इस स्क्वायर से ये अंडर कट जाएगा तो यहाँ बचेगा ओनली 3x के ऊपर स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर। दोस्तों हमें निकालना है AC का मान और यहाँ दिया हुआ है AC स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर को बराबर की दूसरी साइड पहुँचाऊँगा तो ये हो जाएगा हमारा अंडर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ AC बराबर √4x स्क्वायर। तो यहाँ ये सॉल्व होकर के आएगा AC बराबर 4 का एलसीएम हो जाएगा, मतलब √4 का मान होता है 2x स्क्वायर का हो जाएगा ओनली x। तो इसका मतलब AC का मान आ गया हमारा 2x। तो दोस्तों यहाँ इस ट्रायंगल में हमें तीनों भुजा प्राप्त हो गई हैं। अब हम किसी भी मान को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आप नोट कर लो, यहाँ AC बराबर 2x आ गया। तो मैं इसे रफ करने के बाद आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ।
तो दोस्तों हमने यहाँ एंगल ए को न्यून कोण मान रखा है, तो हमें यहाँ ये चेक करना होगा न्यून कोण ए वाले मान कौन कौन से हैं। यहाँ साइन ए है और न्यून कोण ए वाला मान है हमारा एक कॉस ए, यहाँ भी कॉस है और यहाँ भी साइन ए है। तो इसका मतलब मुझे साइन ए और कॉस ए का मान निकालना होगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। मैं आपको बता चुका हूँ लाल बटे कक्का से साइन ए का मान होता है लंब बटे कर्ण। अब दोस्तों यहाँ ए एंगल मतलब एंगल ए है हमारा न्यून कोण, तो इसके हिसाब से लंब है हमारा x और कर्ण है हमारा 2x। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x अपॉन 2x और यहाँ x से x कट गया, ये हो गया 1 अपॉन 2। इसी तरह से अब मैं मान लेता हूँ यहाँ cos a बराबर आधार बटे कर्ण। cos a का मान होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार दिया हुआ है √3x, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ √3x बटे कर्ण का मान है हमारा 2x, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2x। यहाँ x से x काट गया तो ये मान आ गया हमारा √3 अपॉन 2। अब दोस्तों हमारे पास साइन a का मान आ गया है, cos a का मान आ गया है। अब इसी तरह से एंगल c को न्यून कोण मान करके cos c और sin c का मान निकालना है। तो इस बार मैं एंगल c को न्यून कोण मान लेता हूँ, तो इसके हिसाब से ये वाला मान हो जाएगा हमारा लंब और इससे जस्ट मिली हुई भुजा को बोल देंगे हम आधार और ये हो जाएगा हमारा कर्ण। तो दोस्तों इस बार आधार और लंब हमारे चेंज हो गए हैं, ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया हमारा आधार। तो अब मैं यहाँ मान निकाल देता हूँ साइन c बराबर लंब बटे कर्ण और दोस्तों लंब है हमारा √3x बटे कर्ण है हमारा 2x, तो यहाँ x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा √3 अपॉन 2। इसी तरह से दोस्तों यहाँ मानना है मुझे cos c बराबर आधार बटे कर्ण, आधार है हमारा x और कर्ण है हमारा 2x, तो यहाँ मैं x से x काट देता हूँ, तो यहाँ आ गया हमारा 1 अपॉन 2। तो इस तरह से हमारे चारों मान निकल कर आ गए, साइन a का मान भी निकल कर आ गया, cos a का मान भी निकल कर आ गया, साइन c का मान निकल कर आ गया और cos c का मान निकल कर आ गया। अब इन चारों मानों को इन दोनों पॉइंट में रख देते हैं, तो ये क्वेश्चन सॉल्व। तो अभी जो मैंने चारों मान निकाले थे वो मैंने यहाँ रफ करके यहाँ लिख दिए हैं। तो अब इन चारों मानों को मैं यहाँ इस क्वेश्चन में रख देता हूँ पॉइंट में। देखिए साइन a का मान यहाँ से दिया हुआ है 1 अपॉन 2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई करनी है cos c में। तो देखिए दोस्तों cos c का मान दिया हुआ है ये 1 अपॉन 2, तो यहाँ मैं 1 अपॉन 2 लिख देता हूँ, प्लस cos a का मान दिया हुआ है वहाँ √3 अपॉन 2 और इसी तरह साइन c का मान भी दिया हुआ है हमारा √3 अपॉन 2। तो अब यहाँ मैं इन संख्याओं की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा 1 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो आ जाएगा 4 प्लस √3 की मल्टीप्लाई जब √3 में कर देते हैं तो अंडर हट जाता है और यहाँ आ जाएगा ओनली 3 अपॉन 2 दूनी 4। तो दोस्तों यहाँ नीचे वाला हर इनका सेम है, दोनों परिमेय संख्या होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 और इन दोनों संख्याओं को ऐड कर देता हूँ, तो 1 + 3 आ जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा 4 अपॉन 4 और 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर cos a का मान दिया हुआ है यहाँ √3 अपॉन 2, cos c का मान दिया हुआ है 1 अपॉन 2, माइनस साइन a का मान दिया हुआ है 1 अपॉन 2 और इसी तरह से साइन c का मान लिख देता हूँ मैं √3 अपॉन 2। अब दोस्तों यहाँ इन संख्याओं की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में √3 और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करने पर आ जाएगा 4 माइनस 1 की मल्टीप्लाई √3 में √3 और इसी तरह से 2 की मल्टीप्लाई 2 में आ जाएगा 4। तो दोस्तों अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा √3 अपॉन 4 से पहले प्लस है और यहाँ √3 अपॉन 4 से पहले माइनस है, तो इसका मतलब प्लस माइनस वाली संख्या कैंसिल हो जाएंगी, मतलब कट जाएंगी, तो यहाँ आ जाएगा 0। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको यहाँ 3 मान निकालने हैं और तीनों ही मानों में यहाँ न्यून कोण P मानना है, क्योंकि यहाँ भी P दिया हुआ है, यहाँ भी P दिया हुआ है और यहाँ भी P दिया हुआ है। तो आइए हम यहाँ एक ट्रायंगल बना लेते हैं। मैं यहाँ नाम डाल देता हूँ P, Q और R। तो दोस्तों PQ बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5 सेंटीमीटर और अभी तक हमें सारी भुजा अलग अलग दी हुई थी
और इस क्वेश्चन में हमें दो भुजा मिला करके दे दी गई हैं कि पी आर प्लस क्यू आर होगा 25 सेंटीमीटर। तो मैं मान लेता हूँ ये वाली भुजा x, तो दूसरी भुजा क्या होगी हमारी 25 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा 25 आएगा। चाहे आप इन दोनों को ऐड करके देख लो तो x से x कट जाएगा, 25 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारी तीनों भुजा आ गई। अब मैं यहाँ लगा देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो दोस्तों पी आर की जगह मैं यहाँ से लिख लेता हूँ 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर पी क्यू हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेता हूँ 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर बराबर दिया हुआ, या क्यू आर का मान रखा हमने यहाँ पर x, तो यहाँ लिख लेता हूँ x का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ 25 माइनस एक्स दिया हुआ है और उसका स्क्वायर दिया है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसके हिसाब से मुझे फॉर्मूला यहाँ खोलना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 की मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों संख्याओं के साथ, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 50x बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 25 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों बराबर के दोनों साइड एक्स स्क्वायर आ रहे हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ 25 का स्क्वायर होता है हमारा 625 माइनस 50x बराबर 25। अब दोस्तों मैं यहाँ इसे और सॉल्व कर लेता हूँ, 50x को इधर ले आता हूँ और 25 को बराबर के दूसरी साइड ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 25 बराबर 50x। अब दोस्तों 625 में से 25 घटाने पर आ जाएगा हमारा 600, तो ये हो जाएगा 600 बराबर 50x। तो यहाँ से x का मान निकालना है, तो मैं एक काम करता हूँ x बराबर 600 बटे 50 लिख देता हूँ, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब x बराबर आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर, और यहाँ 25 माइनस एक्स दिया हुआ, तो इसका मतलब 25 में से यदि मैं 12 घटा दूँ तो क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 13 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ हमारी तीनों भुजा आ चुकी हैं, तो बस हमें यहाँ साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान, यहाँ हमें जो न्यून कोण मानना है वो p मानना है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें आधार और लंब मानने हैं। कर्ण तो हमारा 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला ही हमेशा रहता है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन p बराबर लंब बटे कर्ण, मतलब L/K। तो दोस्तों यहाँ एंगल P है, तो इसके अकॉर्डिंग जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी हमारी लंब, और इससे मिली हुई भुजा क्या होगी हमारी आधार। तो मैं इसे लंब मानूंगा और इसे मानूंगा आधार, तो मैं यहाँ लंब का मान रख देता हूँ 12 बटे कर्ण है हमारा 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा साइन P का मान आ गया 12 बटे 13। और अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस P बराबर, और कॉस P का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो दोस्तों आधार हमारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और कर्ण दिया हुआ है हमारा 13 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 5 बटे 13। और इसी तरह से दोस्तों टेन का मान निकालना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टेन P बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारा है इसमें 12 सेंटीमीटर और आधार है हमारा 5 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 बटे 5। तो दोस्तों इस तरह से आपका साइन P का मान आ गया, कॉस P का मान आ गया और यहाँ टेन P का मान आ गया। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं, और ये एग्जाम्पल 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है। अभी हम सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, उसी तरह से क्वेश्चन भी करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताना है, और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC में जिसका कोण C समकोण है, तो यहाँ मैंने एंगल C को 90 डिग्री मान लिया है, और AB बराबर दिया है 29, तो मैंने यहाँ AB डिस्टेंस मान लिया है 29, और BC डिस्टेंस मानी है 21। और यहाँ एक बात ये दी हुई है कि ट्रायंगल ABC, तो यहाँ B पर कोई एंगल बनेगा, और एंगल क्या हमारा थीटा, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ B पर थीटा एंगल। तो इसका मतलब हमारा थीटा न्यून कोण है, इसके हिसाब से मैं क्वेश्चन करना है। तो इस न्यून कोण के जस्ट सामने वाली भुजा हमारी है लंब, तो इसका मतलब AC हमारा लंब है और BC हमारा आधार है। तो मैं यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा देता हूँ और यहाँ इसका लंब निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लिख रहा हूँ AB का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ AC का स्क्वायर।
दोस्तों ए बी बराबर 29 है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 29 और उसका हो जाएगा स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर दिया हुआ है, बी सी दी हुई है भुजा 21 तो मैं 21 का स्क्वायर कर देता हूँ प्लस ए सी स्क्वायर का ए सी स्क्वायर ही रहने देता हूँ क्योंकि मुझे ए सी का मान निकालना है। तो 29 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 841 बराबर 21 का स्क्वायर होता है 441 प्लस ए सी का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ प्लस का 441 है, बराबर के दूसरी साइड भेजूंगा तो ये हो जाएगा माइनस में, तो 841 माइनस 441 बराबर ए सी का स्क्वायर। 841 में से 441 घटाने पर आ जाएगा 400 बराबर में है ए सी का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ मुझे ए सी का मान निकालना है इसलिए स्क्वायर को बराबर के दूसरी साइड भेजूंगा तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 400 बराबर ए सी, और 400 का एलसीएम मतलब अंडर रूट 400 का मान निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20 बराबर ए सी। तो इसका मतलब ए सी बराबर आ गया हमारा 20, तो यहाँ ए सी निकल कर आ गया हमारा 20, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 20। अब दोस्तों यहाँ हमें तीनों भुजा मिल चुकी हैं, अब यहाँ इन दोनों पॉइंटों को सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ पहले कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों कॉस का मान होता है हमारा आधार बटे कर्ण, और यहाँ स्क्वायर दिया हुआ तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, प्लस साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो मैं इसका भी स्क्वायर कर देता हूँ। तो दोस्तों आधार क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा 21 और कर्ण दिया हुआ है हमारा 29, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 21/29 उसका स्क्वायर कर देता हूँ, प्लस लंब दिया हुआ है हमारा 20 और कर्ण दिया हुआ है हमारा 29, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 20/29 और उसका कर दूंगा स्क्वायर। तो दोस्तों 21 का स्क्वायर मैं आपको बता चुका हूँ 441 होता है, 29 का स्क्वायर होता है 841 प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 400 बटे 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841। तो दोस्तों इन दोनों परिमेय संख्याओं का हर सेम है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 841, और जब हर सेम होता है तो ऊपर वाली संख्या सेम टू सेम लिख जाते हैं। तो 441 प्लस 400, अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर आ जाएगा हमारा 841 बटे 841। तो दोस्तों 841 से 841 कट गया एक बार, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 और यही आपका आंसर है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया हमारा 1। तो इसी तरह से यहाँ सेकंड पॉइंट को करना है, बस यहाँ प्लस दिया हुआ है और यहाँ माइनस दिया हुआ है तो वहां माइनस मान करके इस क्वेश्चन को अपना आप कर लेना। इसी के साथ ये वाला एग्जाम्पल खत्म होता है और साथ के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो आइए 8.2 को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित के मान निकालिए। और दोस्तों मैंने यहाँ 2 पॉइंट नोट करे हैं और वैसे इस क्वेश्चन में 5 पॉइंट है, मतलब 5 सवाल दिए हुए हैं। तो पहले इन 2 क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, उसके बाद आगे के क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों यहाँ हमें इन क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज करना है। किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री टेबल यूज होती है इन क्वेश्चन से हमें पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल का हमारा क्या यूज है। तो दोस्तों यहाँ आ रहा है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो दोस्तों यहाँ देखिए टेबल में आप चेक कर सकते हैं, साइन 60 का मान होता है हमारा अंडर रूट 3/2, कॉस 30 का मान होता है हमारा अंडर रूट 3/2। इसी तरह से साइन 30 का मान दिया हुआ है हमारा 1/2 और कॉस 60 का मान भी 1/2 दिया हुआ है। तो यहाँ सभी मानों को लिख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ साइन 60 का मान मैं लिख देता हूँ अंडर रूट 3/2, मल्टीप्लाई करनी है कॉस 30 में, कॉस 30 का मान लिख लेते हैं अंडर रूट 3/2। तो यहाँ अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3/2 हो गया है, प्लस साइन 30 का मान दिया हुआ है हमारा 1/2, मल्टीप्लाई करनी है कॉस 60 के मान में, कॉस 60 का मान दिया हुआ है हमारा 1/2, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1/2। तो इस तरह से ये हमारा आ गया अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो यहाँ अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में करने पर अंडर रूट कैंसिल हो जाता है और लिखा जाएगा ओनली 3 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई 2 में करने पर आ जाएगा 4 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 में करने पर 1 ही आ जाएगा, अपॉन में लिख देते हैं 2 2 जा 4। इसका मतलब 2 की मल्टीप्लाई 2 में करने पर 4 आ गया है। अब यहाँ दोनों परिमेय संख्याओं का हर 4 है, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 और ऊपर वाली संख्या ऐसी की ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि नीचे वाला हर दोनों का सेम है। तो 3 में 1 ऐड करने पर ये हो जाएगा हमारा 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 बार, तो 1 हमारा आंसर आ गया है।
तो दोस्तों है क्वेश्चन बहुत आसान। इसी तरह से सेकंड पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। बस यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ tan स्क्वायर 45 किस तरह से दिया हुआ है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखना, साइन ए का स्क्वायर करने पर हम उसे साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसी तरह से कॉस ए का स्क्वायर करने पर हम उसे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ tan स्क्वायर 45 किस तरह से दिया हुआ है, तो tan 45 का स्क्वायर करेंगे तो उसे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर 45। इसका मतलब हमें क्वेश्चन में करना होगा tan 45 का मान रखना है, उसके साथ उसका स्क्वायर करना है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी बेसिक चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी हैं। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 मान की जरूरत है, tan 45 की, cos 30 की और sin 60 की। tan 45 का मान ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आप देख सकते हो 1 होता है, और cos 30 का मान मैं यहाँ भी यूज़ कर चुका हूँ, √3/2 होता है, और sin 60 का मान भी हमारा √3/2 होता है। तो आइए यहाँ सभी मानों को रख देते हैं। tan 45 का मान दिया हुआ है 1 और उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 का मान यहाँ हमें देखिए √3/2 दिया है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ √3/2 और उसका हो जाएगा स्क्वायर, माइनस sin 60 का मान भी हमारा √3/2 होता है और स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। तो दोस्तों 1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 की मल्टीप्लाई 2 में करने पर 2 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करने पर क्या होगा, देखिए स्क्वायर से ये वाला अंडर कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर करने पर हो जाएगा 4, तो यहाँ लिख देता हूँ 3/4 माइनस, इसी तरह से यहाँ स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, 3/2 का स्क्वायर करने पर आ जाएगा 4। तो यहाँ 3/4 प्लस का है और यहाँ 3/4 माइनस का है, तो प्लस से माइनस वाली संख्या कैंसिल हो जाएंगी। तो 3/4 से 3/4 कैंसिल हो गया है और इसका आंसर आ जाएगा ओनली 2। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, बस ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमें याद होनी चाहिए, उसके सभी मानों को यहाँ रखना है, उसके बाद बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व में हमारा दिया हुआ है cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। तो दोस्तों cos 45 का मान देखिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल में दिया हुआ है हमारा 1/√2। इसी तरह से sec 30 का मान वहाँ दिया है देखिए 2/√3 और cosec 30 का मान दिया हुआ है ओनली 2। तो इन तीनों मान को इस क्वेश्चन में रख देते हैं और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ cos 45 का मान लिख देता हूँ। cos 45 का मान होता है 1/√2 और यहाँ sec 30 का मान रख देता हूँ मैं 2/√3 प्लस cosec 30 का मान होता है हमारा 2 और इसके नीचे में मान लेता हूँ 1। इस तरह से ये भी हमारी परिमेय संख्या बन गई। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/√2 अपॉन में आ जाएगा, इन दोनों संख्याओं का मैं एलसीएम लूँगा तो यहाँ आ जाएगा √3 अपॉन, इसकी 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में 2 आ जाएगा, प्लस √3 की मल्टीप्लाई 2 में करने पर आ जाएगा 2/√3। इस तरह से यहाँ एक हमारा बटे का सिंबल है, उससे ऊपर एक परिमेय संख्या और उससे नीचे एक परिमेय संख्या हो गई। तो यहाँ 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम √3 में और साथ की साथ 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 + 2/3 में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 की मल्टीप्लाई √3 में करूँगा √3 आ जाएगा अपॉन √2 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 2 + 2/3 में, तो यहाँ लिख देंगे 2/2 ब्रैकेट में 2 + 2/3। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ √3 अपॉन √2 की मल्टीप्लाई 2 में करूँगा, ये हो जाएगा 2/2 + 2। अब √2 की मल्टीप्लाई √3 में करनी है, तो इसका मतलब मैं यहाँ लिखूँगा √ और 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, ये आ जाएगा 6। तो अब मैं इसका क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, बराबर √3 अपॉन इन दोनों संख्याओं में मैं 2 को मान ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में √2 + √6। तो दोस्तों अब यहाँ हमें एक काम करना है, यहाँ प्लस का सिंबल दिया हुआ है, इसका अपोजिट क्या होगा, माइनस का सिंबल। तो यहाँ माइनस का सिंबल मान करके इसका परिमेयकरण कर देते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 2/2 माइनस √6 अपॉन √2 माइनस √6। अब √3 की मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √3 √2 माइनस √6 अपॉन 2
2 ये वाला ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब दोस्तों यहाँ आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, यहाँ प्लस का सिंबल और यहाँ माइनस का सिंबल है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि जब संख्या सेम होती है, इसका मतलब संख्या सेम का मतलब यहाँ पहली संख्या सेम है ए मान लेंगे, दूसरी संख्या सेम है बी मान लेंगे, बीच में प्लस माइनस, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसी तरह से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। √2 का स्क्वायर कर देंगे, √6 का स्क्वायर कर देंगे, बीच में आ जाएगा माइनस और मैं यहाँ लगा देता हूँ बड़ा ब्रैकेट। 3 की मल्टीप्लाई √2 में करूँगा तो मैं यहाँ लिखूँगा 1 अंडर और 3 की मल्टीप्लाई 2 में करने पर आ जाएगा 6 माइनस, यहाँ भी मैं 1 अंडर लिख देता हूँ और 3 की मल्टीप्लाई 6 में करने पर आ जाएगा हमारा 18/2 यहाँ दिया हुआ है। देखिए स्क्वायर से ये अंडर कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस, यहाँ स्क्वायर से अंडर कटा तो यहाँ पर आ गया ओनली 6, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ √6 माइनस, दोस्तों मैं इसे √18 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 2 अपॉन 2, 6 में 2 लेस करने पर आ जाएगा हमारा 4 और उल्टा घटा रहे हैं मतलब बड़ी संख्या के साथ माइनस है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ √6 माइनस 3 √2 अपॉन 4 की मल्टीप्लाई 2 में करने पर आ जाएगा हमारा 8 और यहाँ माइनस दिया हुआ है और यहाँ -8 दिया हुआ है। इस माइनस को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मैं यहाँ इसे लिख दूंगा -√6 माइनस माइनस हो जाएगा +3 √2 अपॉन में आ जाएगा ओनली 8। तो इस तरह से आपका आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पॉइंट को। यहाँ दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30। तो दोस्तों यहाँ मैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल से सभी के मान रख देता हूँ। 5 cos 60 का मान होता है हमारा 1/2 और यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है तो मैं यहाँ इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, +4 sec 30 का मान होता है हमारा 2/√3, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2/√3 और उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10 45 का मान होता है 1 और उसका स्क्वायर भी कर लेंगे और यहाँ आ जाएगा बटे का सिंबल। sin 30 का मान होता है हमारा 1/2, स्क्वायर दिया हुआ इसका इसलिए इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस cos 30 का मान होता है हमारा √3/2 और यहाँ cos स्क्वायर 30 दिया हुआ है तो यहाँ मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 + 4 2/√3। देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/√3 दिया हुआ है, इस स्क्वायर से ये वाला अंडर कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3 - 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 होता है इसलिए यहाँ मैंने 1 लिख दिया, अपॉन 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो इस तरह से अब यहाँ इसे और सॉल्व कर लेंगे। 5 की मल्टीप्लाई 1 में कर लेंगे, आ जाएगा 5/4 ऐसा का ऐसा ही, प्लस 4 4 जो होता है 16/3 माइनस 1 अपॉन, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 4 और जब नीचे वाला हर दोनों का ही सेम है तो एलसीएम 4 आ गया, ऊपर वाली संख्या भी सेम लिख जाएगी 1 + 3। अब यहाँ से और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा हमारा 12, 4 3 जा 12। अब यहाँ डिवाइड कर लेंगे, 4 के टेबल में 12 आता है 3 नंबर पर तो 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 में आ जाएगा 15 प्लस 3 के टेबल में 12 आता है 4 नंबर पर, 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 में, 16 4 जो होता है 64 माइनस, अब यहाँ 12 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 में, यहाँ आ जाएगा 12/4 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो इसका मतलब नीचे आ जाएगा 1 और नीचे वाली अब संख्या बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ 15 प्लस 64 में से 12 लेस करने पर आ जाएगा 52/12 और नीचे 1 था, 1 में डिवाइड करेंगे तो ये परिमेय संख्या आ जाएगी। अब यहाँ दोनों को ऐड कर लेते हैं, 5 2 7 और ये हो जाएगा 6/12, इसका मतलब हमारा यही आंसर। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन 2 में यहाँ 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने, 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30। इसी तरह से यहाँ है 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 और यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए मैं यहाँ इसे सॉल्व कर लेता हूँ, बराबर 2 10 30 का मान होता है हमारा 1/√3, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/√3 अपॉन 1 +
10 30 का मान रख देता हूँ मैं 1/√3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 में, 2 हो जाएगा /√3 और यहाँ आ जाएगा बटे का सिंबल। 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, अपॉन स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3। तो अभी यहाँ से थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 2/√3 अपॉन में आ जाएगा 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 1/3। यहाँ लिख देता हूँ 2/√3 ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, अपॉन 3 में 1 ऐड कर देता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 4/3। अब यहाँ दोस्तों दो परिमेय संख्या है, एक इस बटे के सिंबल से ऊपर परिमेय संख्या है और एक इस बटे के सिंबल से नीचे परिमेय संख्या है। तो यहाँ हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में और √3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में। तो इसका मतलब हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 में, अपॉन 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम √3 में। तो दोस्तों यहाँ 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार और यहाँ मैं 3 की जगह लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई 3। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में है 2/√3। तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा और ये आया हमारा √3/2। तो अब आपको चेक ये करना है कि √3/2 इन चारों में से किसका मान है, और √3/2 होता है हमारा sin 60 का मान। इसका मतलब हमारा पहला आंसर सही है, मतलब ए पॉइंट सही है कि sin 60 का मान। इसके सेकंड पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया हुआ है 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45 और दोस्तों tan 45 का मान होता है 1। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर। तो 1 - 1 का स्क्वायर होता है 1 अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर होता है 1। तो 1 में से 1 लेस करने पर आ जाएगा हमारा 0/2 और 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 0 और यही आपका आंसर है। और 0 देखिए ये दिया हुआ है डी पॉइंट, इसका मतलब इसका डी पॉइंट। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। इसका मतलब हमें क्वेश्चन में ये दिखाना है कि ये sin 2a और 2 sin a आपस में बराबर हों। किस कंडीशन पर? यहाँ a के 4 मान दिए हुए हैं, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है जबकि a बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ a के 4 मान दिए हैं और उसमें से एक मान इसमें रखने पर LHS और RHS बराबर आ जाएगा। तो समझ लो वही हमारा आंसर है। तो मैं यहाँ पहले इस मान को रख करके देखता हूँ, इसमें LHS RHS सेम आ जाए तो समझ लो ये आंसर है। यदि इससे नहीं आए तो हमें a = 30 मानना है, फिर इन दोनों में रखना है। जब LHS और RHS बराबर आ जाए तो समझ लो हमारा ये आंसर है। अगर ये भी नहीं आए तो हमें ये देखना है, अगर ये नहीं आए तो ये देखना है। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ a = 0 और इस क्वेश्चन में रख देता हूँ मैं sin 2a बराबर, इसका मतलब sin 2 × 0 तो ये हो जाएगा sin 0 और sin 0 का मान होता है हमारा 0। अब यहाँ मैं इसके RHS में रख देता हूँ 2 sin a। अब देखिए यहाँ 2 ऐसा का ऐसा ही लिख देता हूँ, sin का sin लिख देता हूँ और a का मान मैंने क्या माना है 0 और sin 0 का मान होता है हमारा 0। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 × 0 और 2 की मल्टीप्लाई 0 में करने पर आ जाएगा 0। इसका मतलब यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अतः sin 2a = 2 sin a। तो हम कह सकते हैं LHS = RHS। तो हमें कौन सा मान रखने पर LHS और RHS बराबर मिला? हमने a बराबर माना 0 और 0 रखने पर हमारे LHS और RHS सेम आ गए। इसका मतलब हमारा आंसर फर्स्ट पॉइंट है a बराबर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 2 tan 30 अपॉन 1 - tan² 30। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री टेबल से हमें यहाँ tan 30 का मान रखना है, उसके बाद इसे सॉल्व करना है और जब कुछ हमारा मान आएगा तो उसमें चेक करना है कि वो किसका मान है। तो इसमें से फिर हमारा एक आंसर आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 2 tan 30 का मान होता है हमारा 1/√3 अपॉन 1 - tan 30 का मान होता है हमारा 1/√3 और यहाँ स्क्वायर दिया है तो यहाँ भी मैं स्क्वायर कर लेता हूँ। 2 की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा, ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 इसका स्क्वायर करने पर 1 का स्क्वायर करने पर 1 हो जाएगा, अपॉन स्क्वायर से अंडर कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2/√3 अपॉन
3 की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा 3 हो जाएगी, 3 माइनस 1/3। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2/√3 अपॉन 3 में से 1 लेस करने पर आ जाएगा 2/3। तो दोस्तों अब यहाँ एक परिमेय संख्या है, यहाँ एक परिमेय संख्या है, क्या काम करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 3/√3 × 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ गया हमारा 3/√3। तो दोस्तों 3 की जगह मैं लिख सकता हूँ √3 × 3, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ √3 × √3 और इस अंडर से वाला √3 कट जाएगा, तो यहाँ बचा ओनली हमारा √3। अब यहाँ चेक करना है कि किसका मान है, और √3 होता है हमारा tan 60 का मान। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सी ऑप्शन tan 60, और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 है तो a व b का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं यहाँ देखिए इस कंडीशन को लेकर चलता हूँ, tan a + b बराबर √3। अब दोस्तों यहाँ आपको चेक करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल में √3 tan के सभी वैल्यूज में किसका मान है। तो दोस्तों tan के वैल्यूज में √3 होता है tan 60 का मान। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ tan a + b बराबर tan 60। अब दोस्तों यहाँ tan a + b है बराबर में tan 60 है, तो यहाँ tan से tan कैंसिल हो जाएगा। मैं इसे लिख देता हूँ a + b बराबर 60 और इसे मान लेता हूँ समीकरण 1। अब दोस्तों इस वाली सेकंड कंडीशन को देख लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ tan a - b बराबर 1/√3। अब यहाँ आपको चेक करना है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कि tan की सभी वैल्यूज में 1/√3 किसका मान है, और 1/√3 है हमारा tan 30 का मान। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ tan a - b बराबर tan 30। तो दोस्तों यहाँ है tan a - b बराबर में है tan 30, तो a tan से tan कैंसिल हो जाएगा और यहाँ लिख देता हूँ मैं a - b बराबर 30, और ये हो गई हमारी समीकरण 2। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब मैं सॉल्व डायरेक्ट कर देता हूँ, आप लिख लेना समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करने पर। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ a + b बराबर 60 और यहाँ लिख देता हूँ a - b बराबर 30, और यहाँ प्लस वाले मेथड से कर देते हैं। देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, माइनस का मतलब b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a कितना हो जाएगा 2a, और यहाँ 60 और 30 होता है हमारा, दोनों को ऐड कर लेंगे 90 हो जाएगा। a का मान निकालने के लिए 2 को डिवाइड में पहुंचा दूंगा 90/2 और ये हो जाएगा 45। अब हमारे पास a का मान तो आ गया 45। अब a के मान को किसी भी इन दोनों में से एक समीकरण में रख देते हैं तो b का मान निकल कर आ जाएगा। तो मैं यहाँ रख देता हूँ a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान आ जाएगा 45 प्लस b बराबर 60। तो b का मान निकालना है 60 - 45 हो जाएगा। बराबर के दूसरी साइड संख्या भेजने पर प्लस की जगह माइनस में लिखी जाएगी। अब यहाँ 60 में से 45 घटाने पर आ जाएगा 15, तो b का मान आ गया हमारा 15। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।